हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के रिवीजन का ये हमारा डे 4 है। डे 4 में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एक कमेंट का आंसर, जो पिछले दिन जो हमने क्लास लिया था उसके कमेंट में एक बात आया था कि सर गेट सी एच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, या शायद गेट सी एच क्या है उसके बारे में उनको समझ में नहीं आया था। प्रोग्राम कोडिंग के दौरान हमने गेट सी एच का इस्तेमाल किया था, ये क्या होता है इसके बारे में जानकारी जो है शायद उनको जानना था। गेट सी एच क्या है? तो गेट सी एच के बारे में है कि गेट सी एच इज अ फंक्शन। ठीक है, गेट सी एच क्या है? गेट सी एच एक फंक्शन है दैट रीड्स अ कैरेक्टर, जो कि एक कैरेक्टर को रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा देखने में या यहाँ पर इस बात को समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि रीड अ कैरेक्टर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर रीड का मतलब आप समझ लीजिए इनपुट से है। ठीक है, कि आपका गेट सी एच एक फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर को रीड करता है, वो इनपुट करता है एक कैरेक्टर को या लेता है। ठीक है, देखिए कल के प्रोग्राम को ही मैंने यहाँ पर दोबारा से लिखा है। मैंने लिखा है हैज़ इंक्लूड iostream.h, ये पहला हेडर फाइल। फिर मैंने लिखा है हैज़ इंक्लूड conio.h, ये दूसरा हेडर फाइल। फिर मैंने लिखा है void main, फिर हमारा यहाँ पर clrstr, ये हमारा फंक्शन है। सी आउट मैंने लिखा डबल कोट्स के भीतर हाय दिस इज अजीत सिंह, और फिर मैंने आखिरी में लिखा है गेट सी एच। ठीक है, तो गेट सी एच और सी एस आर दोनों क्या है? फंक्शन है। ये करता क्या है ना? ये करता क्या है? अगर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अगर इस प्रोग्राम कोड को कंप्यूटर पर जा करके टाइप करके जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये आउटपुट दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये आउटपुट दिखाता है। अगर आप इसको ना लिखें, अगर इस गेट सी एच को अगर आप ना लिखें और प्रोग्राम को जब आप रन कराते हैं तो आपको लगता है कि ये आउटपुट नहीं दिखाता है। ठीक है, यानी आउटपुट उसके लिए नहीं दिखाता है, और गेट सी एच जब हम लोग लगा देते हैं तब ये आउटपुट को दिखाता है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा हम लोग फील करते हैं जब प्रैक्टिकली करते हैं। एक बार जब इसको लगा करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, और एक बार जब इसको हटा करके देखते हैं। आप भी करके देखना सिस्टम पर, जिनके पास सिस्टम अवेलेबल होगा। दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये स्क्रीन को होल्ड करता है, ये स्क्रीन को रोकता है, यानी जो आउटपुट है, आउटपुट स्क्रीन को क्या करता है? ये रोकता है। तो ये भी हम लोग को कहीं ना कहीं फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये रोकता है, लेकिन बात कुछ और है। ठीक है, बात कुछ और है। फील होता है, लेकिन केवल फील होने से ही वो सारा बात सही नहीं हो जाता है। गेट सी एच का काम क्या है ये थोड़ा सा आप देख लो। यहाँ पर काम इन द सेंस कि यहाँ पर कर क्या रहा है वो देख लो। हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करता है। ये भी अक्सर जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि आपका C++ का प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करता है। तो आपको आंसर देना है कि आपका C++ का प्रोग्राम जो है वो मेन से क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर आए, यानी प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर आया। यहाँ पर जब पहुँचा तो CLRSCR इस फंक्शन ने क्या किया? इस फंक्शन ने जो आउटपुट स्क्रीन था उसको क्या किया? क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए इस लाइन पर, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो, या कंपाइलर ने क्या करा? प्रोग्राम के कंट्रोल को अब इस लाइन में लाया। सी आउट हाय दिस इज अजीत सिंह, ये मैसेज क्या होगा? ये मैसेज है आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा और प्रिंट करेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का कि गेट सी एच इंतज़ार करेगा। गेट सी एच का अगर आप उसको फुल फॉर्म समझना चाहें तो इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर, कि मुझको कैरेक्टर दो। ठीक है, मुझको क्या करो? मुझको कैरेक्टर दो। तो प्रोग्राम का कंट्रोल जब गेट सी एच के पास पहुँचता है ना, तो ये इंतज़ार करता है आपसे कि इसको आप कोई कैरेक्टर दें। जब तक आप इसको कोई कैरेक्टर नहीं देंगे तब तक क्या होगा कि ये आपको मैसेज जो है, जो भी आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले होता रहता है। ठीक है, यानी प्रोग्राम आपका एंड नहीं हुआ है, प्रोग्राम आपका एंड नहीं हुआ है, ये डिस्प्ले होता रहेगा। और गेट सी एच जो है वो इंतज़ार कर रहा है आपसे कि आप कोई कैरेक्टर देंगे। जनरली क्या होता है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, है ना,
ये स्क्रीन पर दिखा रहा होता है आपका हाय दिस इज अजीत सिंह, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, और जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, आपका प्रोग्राम एंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गेट ch है इसको कैरेक्टर के रूप में क्या मिला, कैरेक्टर के रूप में इसको एंटर की मिला। अब यहाँ पर एक बात और है कि अगर ये कैरेक्टर लेता है तो हमने इंटर की डाला, तो इंटर की क्या एक कैरेक्टर है, बिल्कुल इंटर की भी एक क्या है, कैरेक्टर है। क्या हम इंटर की के अलावा कोई दूसरा भी कैरेक्टर दें, है ना, इंटर की प्रेस करने के बजाय अगर हम कोई और भी की को प्रेस करें, जैसे ए है ना, ए वाला की है या बी वाला की है या प्लस वाला की है, तो कोई भी की को क्या प्रेस करे तब भी क्या ये वही इफेक्ट देगा, तो बिल्कुल ठीक है। यानी प्रोग्राम रन कराइए, रन कराने के बाद आउटपुट स्क्रीन आपको नज़र आता रहेगा, फिर आप चाहे तो इंटर की प्रेस कीजिए चाहे कोई भी की प्रेस कीजिए, आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो आपको क्या लगा कि जब तक मैंने इंटर की प्रेस नहीं किया तब तक स्क्रीन क्या है, आपका आउटपुट स्क्रीन रुका हुआ है। ठीक है, जब तक आपने इंटर की प्रेस नहीं किया या जब तक आपने कोई की प्रेस नहीं किया तब तक आपका स्क्रीन क्या है, होल्ड है, रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फील्ड में वही किए कि ये स्क्रीन को क्या करके रखा है, एक तरह से होल्ड करके रखा है, लेकिन और भी चीज़ें क्या हो रही है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, अब मान लो कि अगर ये गेट ch नहीं लिखते तो क्या होता, मान लो कि अगर इसको हम लोग गेट ch को नहीं लिखते तो क्या होता, तब होता ये आपका कि ये आपका मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन है। ठीक, ये फंक्शन सबसे पहले प्रोग्राम तो मेन से आपका रन करता है, तो ये फंक्शन clsr फंक्शन क्या करा, स्क्रीन को क्लियर करा, फिर इस लाइन पे आए, ये आपका जो है प्रिंट किया हाय दिस इज अजीत सिंह। ठीक है, ये यहाँ से है ना प्रोग्राम का कंट्रोल फिर यहाँ से सीधे कहाँ आया, इसके पास, यानी प्रोग्राम आपका एंड हो गया, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। तो होता क्या है कि ये जैसे प्रिंट किया ना हाय दिस इज अजीत सिंह, प्रिंट करके हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल तुरंत यहाँ आया और हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा होने से होता क्या है, ऐसा होने से होता कि ये है कि ये स्क्रीन, ये जो मैसेज आया ना हाय दिस इज अजीत सिंह, ये आपका 1 सेकेंड से भी कम समय तक रहता है। ठीक है, आपकी नज़र से 1 सेकेंड से भी कम, मतलब कि ये आता जरूर है, ये आउटपुट स्क्रीन आता जरूर, लेकिन तुरंत चला जाता है बहुत तेजी से, पलक झपकने जैसा अगर समय हम लोग कहें तो उसके बराबर। यानी ये स्क्रीन जो है रुकता नहीं, क्योंकि प्रोग्राम आपका रन कर रहा है, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तो एकदम तेजी से डिस्प्ले करके हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल तब तक यहाँ पहुँच गया, हम इसको देख भी नहीं पाए, हम स्क्रीन में इसका आउटपुट देख भी नहीं पाए। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ कि आप आउटपुट को देख नहीं पाए, तो फिर आउटपुट को देखोगे कैसे, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया पर आउटपुट को देख नहीं पाए, तो आप Alt + F5 ये की को प्रेस करते हैं, तो फिर आउटपुट स्क्रीन को फिर आप क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की हो गया कि अगर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया और आप प्रोग्राम का आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप Alt + F5 करेंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर आपने यहाँ पर गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया तो हुआ ये, सबसे पहले तो आपका स्क्रीन क्लियर हुआ, फिर ये मैसेज प्रिंट हुआ, मैसेज प्रिंट होने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ पर आया, तो प्रिंट हुआ तो आपका स्क्रीन जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा है कि इसको कोई कैरेक्टर चाहिए। जब तक आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर इसको देंगे नहीं तब तक ये जो डिस्प्ले है, मतलब ये जो आउटपुट है वो आपका यहाँ पर रुका रहता है, स्क्रीन आपका होल्ड रहता है। फिर जैसे ही आप इसको कैरेक्टर कोई देते हैं प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आता है और फिर ये जो आपका आउटपुट स्क्रीन है वो चला जाता है। तो जो चीज़ भी आपको बताया गया है उसको अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप कौन सा कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, टर्बो C++ कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, ये फंक्शन उसी के लिए है। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम जो कोड लिखा गया है वो ये उसी कंपाइलर के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये था एक स्टूडेंट का डाउट कि गेट ch क्या है, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बता दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है सीखेंगे या नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है। डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप्स मीन्स टू आइडेंटिफाई द
टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। ठीक है, डेटा टाइप का मतलब होता है डेटा के प्रकार को पहचानना कि डेटा किस प्रकार का है और उस डेटा के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 डेटा है, किस प्रकार का डेटा है, तो संख्यात्मक डेटा है ना, नंबर है, न्यूमेरिक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ए बी सी डी क्या है, क्या ये नंबर है, क्या ये संख्या है, तो नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी क्या है, ये सभी कैरेक्टर्स हैं। तो आप संख्या को क्या कर सकते हो, क्या संख्या को जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये जोड़ घटाव गुना भाग का ये जो ऑपरेशन है ये आप संख्या के साथ कर सकते हैं, लेकिन यही ऑपरेशन आप अल्फ़ाबेट के साथ नहीं कर सकते हैं, है ना, कि आप अल्फ़ाबेट को जोड़ घटाव और गुना भाग कर लो, ये आपका नहीं होगा। तो डेटा टाइप का मतलब हो गया डेटा के टाइप को पहचानना और उससे उस डेटा के साथ क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है इस चीज़ को जानना। C++ में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हम लोगों का फंडामेंटल डेटा टाइप, जिसको हम लोग बिल्ट-इन डेटा टाइप या एटॉमिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा डेटा टाइप है ना, उसको कहते हैं हम लोग डेराइव्ड डेटा टाइप। अब बात करें हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप की। फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है? डेफिनेशन यहाँ पर कहता है कि फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में क्या, डेटा टाइप विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप। एक ऐसा डेटा टाइप जो किसी दूसरे डेटा टाइप से मिलकर के ना बना हो, है ना, एक ऐसा डेटा टाइप जो किसी दूसरे डेटा टाइप से मिलकर के ना बना हो, उसको लोग फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। यानी फंडामेंटल डेटा टाइप में जो आप पढ़ेंगे, हाँ, कि कौन कौन सा फंडामेंटल डेटा टाइप है, वो अपने आप में क्या है, यूनिक है, सभी अपने आप में क्या है, अलग है। जैसे अगर हम लोग बोले जैसे हम लोग बोले इंटीजर, ठीक है, अब इंटीजर बोले, जैसे बोले कैरेक्टर, तो इंटीजर एक डिफरेंट चीज़ हो गया और कैरेक्टर एक डिफरेंट चीज़ हो गया, डिफरेंट डेटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर वही है, फंडामेंटल डेटा टाइप का मतलब होता है ऐसा डेटा टाइप जो अपने आप में सभी क्या है, डिफरेंट हो। यहाँ पर देखिए आगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स, तो यहाँ पर कह रहा है कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपके 5 हैं, इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, वॉइड है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आता है, कई बार पूछा है कि 5 फंडामेंटल डेटा टाइप का नाम लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा इंट, फ्लोट, कैर, डबल और वॉइड। एक चीज़ और भी ख्याल रखना कि ये जो इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, वॉइड है, ये तो आपका खास वर्ड हो गया, है ना। इंट का एक खास मीनिंग, फ्लोट का एक खास मीनिंग, कैर का एक खास मीनिंग, डबल का एक खास मीनिंग और वॉइड का एक खास मीनिंग। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये पाँचों कीवर्ड्स भी हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स तो है ही, लेकिन ये खास वर्ड है, तो ये क्या है, ये पांचों कीवर्ड्स है। तो इस तरीके से आप लोग कम से कम ये 5 कीवर्ड्स का नाम आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप इसका यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि इन डेटा टाइप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ये जो है इंट है, फ्लोट है, कैर, डबल और वॉइड है, ये फंडामेंटल डेटा टाइप तो है ही, लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये 5 डेटा टाइप आपके सामने हैं। पहला है आपका इंट, ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होता है, या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या किस तरह के वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, तो यूज्ड फॉर क्या, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यू। फ्लोट का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल होगा यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना, फ्रैक्शनल, या कह सकते हैं यूज्ड फॉर रियल वैल्यू। आपको याद होगा रियल कांस्टेंट आप लोग को पिछले 2 क्लास पहले पढ़ाया था, है ना। तो जो आपका रियल वैल्यू होता है, जो आपका रियल कांस्टेंट होता है, उस तरह का वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लोट। अब इस्तेमाल कैसे होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे, इंट का इस्तेमाल कैसे होगा प्रोग्रामिंग में, फ्लोट का इस्तेमाल कैसे होगा, लेकिन फिलहाल ये समझना है एटलीस्ट कि इंट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए, फ्लोट का भी रियल या फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। अच्छा, डबल, तो डबल का भी इस्तेमाल जो होता है यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल और रियल वैल्यूज। अब आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों तो सेम आप लिख दिए, है ना, कि फ्लोट और डबल तो दोनों का जो है यूज जो है सेम तरह के वैल्यू के लिए होता है, लेकिन हाँ होता है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है। ठीक है, डिफरेंसेस हम लोग आगे चल करके इसको समझेंगे, डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैर, कैर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो कैर यूज्ड फॉर, है ना, कैर यूज्ड फॉर कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है आपका किसका, कैर डेटा टाइप का। अब वॉइड, तो यूज्ड फॉर वैल्यूलेस डेटा। ठीक है, यानी जब कहीं भी किसी भी डेटा के बारे में बातचीत ना हो रहा हो, है ना, वैल्यूलेस, कहीं भी डेटा
किसी भी डेटा के बारे में या किसी डेटा का अनुपस्थिति कर सकते हैं कि वहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए जो डेटा टाइप इस्तेमाल होगा वो होगा वॉइड। तो अभी हो सकता है अभी थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि सर इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन आपको बता दें, जब हम प्रोग्राम कोड करेंगे और प्रोग्राम कोड में जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको बताएंगे, तब ये और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये C++ का यही एक खूबी है कि इसका जो थ्योरी तब समझ में आता है जब उसको हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, और जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तब आपको समझ में आएगा कि फ्लोट और डबल में डिफरेंसेस क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यूलेस डेटा के लिए हम लोग वॉइड का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग फंक्शन में भी करते हैं ना। फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो फंक्शन में भी वॉइड का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो जब आगे यूज़ होगा, इन चीज़ों का आगे चल करके यूज़ होगा, तब ये चीज़ें आपको 100% समझ में आएगी। अभी बस सबका एक तरह से इंट्रोडक्शन है। बुक में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि आगे का चीज़ जो आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, आगे इन चीज़ों को जो है हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, उसको बिफोर अगर हम पढ़ाने लगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका क्लास लंबा हो जाएगा, फिर समझ में आएगा नहीं। तो जैसे इसका टाइम आएगा, जैसे इसका बारी आएगा, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 5 जो है फंडामेंटल डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, डबल, कैर और वॉइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया, और जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब इसका इस्तेमाल करना भी सीख लेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप का रेंज से क्या मतलब होता है और डेटा टाइप के साइज से क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। एक तरफ मैंने लिखा है डेटा टाइप, एक तरफ मैंने लिखा है साइज, और एक तरफ मैंने लिखा है रेंज। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं इंट या फ्लोट या कैर या डबल, तो इसका मतलब हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंट इंटीजर वैल्यू, फ्लोट रियल वैल्यू, कैर कैरेक्टर वैल्यू, डबल का मतलब भी रियल वैल्यू। तो एक वैल्यू जो होता है उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये अपने टाइप के अनुसार, ठीक है, इंट टाइप का वैल्यू, फ्लोट टाइप का वैल्यू, कैर टाइप का वैल्यू या डबल टाइप का वैल्यू, ये मेमोरी में कितना जगह लेगा स्टोर होने के लिए, उस वैल्यू को स्टोर होने के लिए, ये कहलाता है उसका साइज। तो एक इंटीजर वैल्यू मेमोरी में स्टोर होने के लिए कितना जो है जगह ऑक्यूपाई करता है, कितना जगह लेता है, 2 बाइट, फ्लोट कितना लेता है 4 बाइट, कैर कितना लेता है 1 बाइट, डबल कितना लेता है 8 बाइट। ठीक है, अब ये जो बाइट का जो कंसेप्ट है ना, ये तो मेमोरी को मेज़र करने के लिए यूनिट है आपका। ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ाया गया होगा क्लास 11 में, वहाँ का चीज़ है। तो ये हो गया इसका कि कितना जगह वो मेमोरी में लेता है, ये हो गया साइज। अब बात करते हैं रेंज का। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं रेंज का, कि जब हम बात करते हैं इंटीजर टाइप का, है ना, इंटीजर टाइप का, तो इसमें कितना वैल्यू शामिल होगा। तो यहाँ पर लिमिट है, उस लिमिट को ही रेंज कहा गया। यानी -32,768 से लेकर के पॉजिटिव में प्लस में 32,767, ये रेंज है इंट का। यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इंट कहेंगे। इससे एक भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो इंट के रेंज से बाहर हो जाएगा, और इससे एक कम हो जाएगा तो वो भी इंट के रेंज से बाहर हो जाएगा। फ्लोट का देखिए, ये इसका रेंज बताया गया है 3.4 × 10⁻38 से लेकर के 3.4 × 10⁻38 -1। यानी इस पूरे को में से एक घटा दो। आप देखो ना 68 और यहाँ एक 67, एक कम है, तो यहाँ पर देखो आप क्या है कि ये सेम आपको नजर आएगा, पावर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया, और इसमें से एक घटा दो। कैर का जो रेंज होता है वो -128 से लेकर के 127 होता है। अब आप बोल सकते हो कि सर कैर मतलब तो कैरेक्टर होता है, वहाँ पर हम नंबर थोड़ी स्टोर करते हैं जो आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट समझाएंगे आपको, ठीक है, कैर के बारे में। फिलहाल इसका रेंज -128 से लेकर के 127 तक। फिर आता है आपका डबल डेटा टाइप, ये मेमोरी में 8 बाइट जगह लेता है। इसका रेंज होता है 1.7 × 10⁻³ से लेकर के 1.7 × 10⁻³ -1। तो ये जब हो गया आपका, ये हो गया आपका डेटा टाइप का साइज, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका रेंज। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैर को लेकर के कि ये क्या कह रहा है ना। कैर का मतलब ये नंबर क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। नाउ अब हम लोग जो देख रहे हैं एक चीज़, वो है कैरेक्टर डेटा टाइप को लेकर के। वो क्या बात है कैरेक्टर डेटा टाइप को लेकर के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है वो ये कि कैर डेटा टाइप इज़ एक्चुअली इंट डेटा टाइप। जो आपका कैर डेटा टाइप होता है वो एक्चुअली इंट डेटा टाइप होता है ना। अब इंट डेटा टाइप क्यों होता है वो देख लीजिए। कहता है इनसाइड मेमोरी, यानी कंप्यूटर के मेमोरी में इंटीजर कोड ऑफ कैरेक्टर इज स्टोर्ड रादर देन कैरेक्टर।
यानी जब भी आप किसी कैरेक्टर को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर की मेमोरी में ए को स्टोर करना चाहते हैं या बी को स्टोर करना चाहते हैं, कोई भी कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं, तो कभी भी वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, उस कैरेक्टर का एक इंटीजर कोड होता है, वो कोड स्टोर होता है। ठीक है, और ये कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर के उस कोड को हम लोग कहते हैं ASCII कोड। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कोडिंग सिस्टम होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ASCII कोड के बारे में बात कर रहे हैं कि जितना भी कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर का खास कोड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ASCII कोड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एक लिस्ट, जिसमें अल्फ़ाबेट कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z का ASCII कोड बताया गया है 65 to 90, स्मॉल a से स्मॉल z का 97 to 122, और 0 जो डिजिट है ना, वो भी तो कीबोर्ड में एक कैरेक्टर ही है, केवल ABCD का मतलब कैरेक्टर नहीं, कीबोर्ड में जितना भी आपको की नज़र आ रहा है सबको आप कैरेक्टर कहेंगे, तो उसका भी ASCII कोड होता है। 0 का 48 होता है, 1 का 49 होता है, 9 का 57 होता है। इसके अलावा और भी चीज़ है, जैसे इंटर की, तो इंटर की का ASCII कोड कितना होता है, इंटर की का ASCII कोड 10 होता है। तो टोटल ASCII कोड कितना है, टोटल ASCII कोड 256 है। ठीक है, और जो पहला कैरेक्टर होगा उसका कोड शुरू होता है 0 से, और जो सबसे आखिरी कैरेक्टर होता है उसका कोड रहता है आपका 255। तो इस प्रकार से टोटल 256 ASCII कैरेक्टर है, जिसमें कि अल्फ़ाबेट आएंगे, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट, और बाकी जो रह गया वो स्पेशल सिंबल हो गया। तो याद रखना है आपको कि कंप्यूटर की मेमोरी में कभी भी कोई कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, क्या स्टोर होता है, उस कैरेक्टर का इक्विवेलेंट ASCII कोड स्टोर होता है। इसलिए कैर डेटा टाइप को, है ना, इसलिए कैर डेटा टाइप को कभी कभी हम लोग इंट डेटा टाइप भी क्या कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप मॉडिफायर्स। ठीक है, डेटा टाइप मॉडिफायर्स क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था कि हर एक डेटा टाइप का अपना क्या होता है, अपना एक रेंज होता है ना, अपना एक रेंज होता है। जैसे कि इंट का जो है आपका रेंज था -32,768 से लेकर के 32,767, ये उसका रेंज था। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें किसी इंटीजर वैल्यू का, तो हम केवल कंप्यूटर में क्या स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव में -32,768, उससे छोटा कोई संख्या नहीं, और पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं, प्लस में 32,767, उससे एक वैल्यू बड़ा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। कहाँ, अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। अगर हम लोग बात करें इंटीजर वैल्यू का, तो अगर उससे बड़ा वैल्यू मुझको स्टोर करना हो तो, है ना, जैसे हम लोगों को 40,000 स्टोर करना है, तो 40,000 तो इंट के रेंज में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुश्किल हो सकता है कि बड़ा वैल्यू को कैसे स्टोर करें। तो उसके लिए आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन ये है कि आप किसी डेटा टाइप को मॉडिफाई कर दें। जैसे इंट में हम कोई मॉडिफिकेशन कर दें जिससे उसका रेंज क्या हो जाए, जिससे उसका रेंज बढ़ जाए, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसा कीवर्ड्स है जिसको कि हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप के साथ जोड़ करके लिखें, तो उसका रेंज क्या होता है, उसका रेंज में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारा बात को एज ए डेफिनेशन लिखा नहीं जा रहा है, केवल समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये इतना ही काफ़ी है आपके लिए, है ना। तो आप जान लीजिए कि फंडामेंटल डेटा टाइप जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें से कुछ, सभी के साथ नहीं, पाँचों के साथ नहीं, कुछ के साथ हम ये कीवर्ड्स ऐड करते हैं, इन कीवर्ड्स को उसके साथ जोड़ करके लिखते हैं, तो रेंज में क्या हो जाता है, रेंज में बदलाव आ जाता है, और इन चारों को हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप मॉडिफायर करते हैं। अब देखिए, ये तो चारों हम लोग का डेटा टाइप मॉडिफायर है, चारों कीवर्ड है। कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होता है, जैसे इंट के साथ क्या होता है वो आप देख लीजिए। आप तो इंट जानते ही हो, है ना। इंट के साथ एक होगा आपका साइंड इंट भी होता है। ठीक है, इंट और साइंड इंट दोनों क्या है, दोनों इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, दोनों का रेंज सेम रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेंज। फिर एक होता है हम लोग का अनसाइंड इंट। ठीक है, इसका रेंज देखिए पॉजिटिव हो जाता है, मतलब पॉजिटिव में बढ़ जाता है, 0 से लेकर के 65,535। ठीक है, आपको याद होगा इंट का रेंज पॉजिटिव में 32,767 था, अनसाइंड इंट से क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव को ये सपोर्ट नहीं करेगा, अनसाइंड। उसी तरीके से हम लोगों का एक और मॉडिफायर होता है शॉर्ट इंट। ठीक है, तो ये भी लगभग इसी के इक्विवेलेंट रहता है ना। कभी डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस किस मायने में होता है अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए कि हम लोग जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चलना है उसी को अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इंट का, साइंड इंट का और शॉर्ट का, ये तीनों का रेंज आपको सेम मिलेगा। अनसाइंड इंट का रेंज थोड़ा अलग हो जाएगा। और एक और होता है आपका, वो होता है लॉन्ग इंट। ठीक है, इसका तो रेंज काफ़ी ज़्यादा है, मुझको भी याद नहीं है, काफ़ी लंबा यहाँ पर आपका डेटा होगा, है ना।
तो आप इसको सर्च कर लेना, बुक में देख लेना। तो लॉन्ग इंट इसका रेंज और भी ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव में और भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इंट को मॉडिफाई किया। इसके अलावा क्या मॉडिफाई हो सकता है, इसके अलावा कैर मॉडिफाई होता है। कैर में क्या क्या है, एक तो कैर डेटा टाइप होगा ही होगा, एक आपका होगा साइंड कैर। साइंड कैर दोनों का रेंज -128 से लेकर के 127, और फिर आपका होगा अनसाइंड कैर, इसका होता है 0 से लेकर के 255। अब बात करते हैं फ्लोट का। तो फ्लोट एक डेटा टाइप तो अपने आप में है ही। एक होता है हम लोग का डबल और एक होता है हम लोग का लॉन्ग डबल। तो अगर आप देखें तो इसमें तो कोई चेंज नहीं, फ्लोट के साथ हम आगे कोई साइंड अनसाइंड ये सब चीज़ नहीं लगाते हैं, शॉर्ट नहीं लगाते हैं, नहीं। डबल के साथ भी कोई हम साइंड या अनसाइंड या शॉर्ट नहीं लगाते, डबल के साथ केवल लॉन्ग लगता है, ठीक है। तो लॉन्ग लगा देने से इसका भी रेंज जो है काफ़ी बढ़ जाता है, लॉन्ग डबल का रेंज काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये था आपका डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप मॉडिफायर्स, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप के साथ लगाते हैं, तो उसके चलते उसके रेंज में चेंजेस आता है, ठीक है। कुछ के साथ तो सेम ही रहता है, जैसे कैर या साइंड कैर का रेंज सेम है, लेकिन अनसाइंड कैर कर दिए तो इसका रेंज बढ़ गया, आपका पॉजिटिव में 255 तक चला गया। तो ये था आपका डेटा टाइप मॉडिफायर्स, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे डेटा टाइप का सेकंड कैटेगरी। पहला कैटेगरी हम लोग का क्या था, पहला कैटेगरी था हम लोग का फंडामेंटल डेटा टाइप, और दूसरा कैटेगरी हम लोग का है डेराइव्ड डेटा टाइप। देखिए डेराइव्ड का क्या मतलब होता है, डेराइव्ड का मतलब होता है निकला हुआ, है ना, किसी से मिलकर के बनने वाला। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी कहता है कि डेटा टाइप विच आर कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ऐसा डेटा टाइप जो कि फंडामेंटल डेटा टाइप से मिल करके बना हो, ऐसे डेटा टाइप को हम लोग डेराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, रेफरेंस और कांस्टेंट है। तो जहाँ तक बात करते हैं एरे का, तो एरे जो है इसके बारे में एक चैप्टर है कंप्लीट, फंक्शन को लेकर के भी एक चैप्टर है, ठीक है। ये आपके 11th में ही है, ये दोनों चैप्टर है ना। एरे नाम का एक अलग चैप्टर, फंक्शन नाम का अलग चैप्टर, वहाँ पर पढ़ा जाएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अभी इसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंटर जो है ये 12th में, ठीक है, ये 12th में ये चैप्टर है, 12th के बुक में मिलेगा पॉइंटर, वहाँ पर पढ़ाया गया है। जहाँ तक बात करते हैं रेफरेंस का और कांस्टेंट का, इसको जो है वो 11th में ही है, लेकिन इसका कोई चैप्टर नहीं है, याद रखना इसका कोई चैप्टर नहीं कि रेफरेंस नाम का चैप्टर या कांस्टेंट नाम का चैप्टर है। तो इसको हम लोग इन पांचों में से, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस और कांस्टेंट में से हम लोग जो है रेफरेंसेस और कांस्टेंट को ही क्या करेंगे, देखेंगे। ये इसका जब चैप्टर आएगा, जब आएगा उसमें हमको देखना है, ठीक है। तो इसको लेकर के ये भी नहीं सोचना है कि जो है एग्ज़ाम में आ गया तो क्या होगा, वो हम लोग देख लेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि अभी इसको बताया नहीं जा सकता, ये आगे का चीज़ है हम लोगों का, ठीक है। तो अभी हम लोग रेफरेंस या कांस्टेंट इसको ही देख सकते हैं, लेकिन इसको भी आज के दिन हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे, हम लोगों को कुछ प्रोग्राम करना होगा, जैसे कि अब तक हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ लिया है ना। हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ा, उस पर आधारित कुछ प्रोग्राम होगा। मुझको बताना पड़ेगा थोड़ा सा वेरिएबल का कंसेप्ट, कि वेरिएबल क्या होता है, जो कि प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कि वेरिएबल को जानेंगे तभी डेटा टाइप को वेरिएबल के साथ हम लोग रिलेट करके, क्योंकि वेरिएबल और डेटा टाइप का आपस में संबंध होता है। तो डेटा टाइप तो आपको बतला दिया गया, फिर आपको वेरिएबल्स के बारे में मुझको बताना होगा। जब वेरिएबल्स आप क्लियर हो जाएगा, देन फिर आप जो है इन डेटा टाइप को लेकर के प्रोग्राम कर पाएंगे, तब आप रेफरेंस का भी प्रोग्राम कर पाएंगे और कांस्टेंट का भी प्रोग्राम कर पाएंगे। क्योंकि इनको, है ना, इसको समझने के लिए पहले हमको वेरिएबल को समझना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल को सीखने के बाद जो हम लोग को प्रोग्राम करना होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।